हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 4 मार्च को 12th केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा। यानी कि आपके पूरे केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, देखिए पूरे केमिस्ट्री में आपके 70 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। यानी कि इन्हीं 70 क्वेश्चन को रिपीट करके हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का नंबर एकदम क्लियर करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि पूरे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल बहुविकल्पीय ही क्लियर होगा, इससे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा, सॉरी अर्ध लघु उत्तरीय। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो देखिए सबसे पहले उन चैप्टर्स का नाम हम जान लेते हैं जिनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि पूरे चैप्टर को हमने लिया है केमिस्ट्री के, तो पूरे चैप्टर का नाम है, देखिए फर्स्ट है ठोस अवस्था, सेकंड है विलयन, थर्ड है वैद्युत रसायन, फोर्थ है रासायनिक बलगतिकी, 5 चैप्टर है पृष्ठ रसायन, 6 है पी ब्लॉक के तत्व, 7 है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, 8 है आपका उपसा संयोजन यौगिक, 9 नंबर चैप्टर है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन, 10 नंबर है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, 11 नंबर आपका है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और लास्ट और 12 नंबर है एमीन, और 13 नंबर जो हमारा चैप्टर होगा इसका नाम है जैव अणु। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। ठीक है, जैव अणु। तो जितने भी हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर हैं पूरे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए एक एक चैप्टर का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कि जो एफसीसी होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसमें एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, इसमें से एक सही होगा, उसे ही चूज करके आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, फर्स्ट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4, फोर्थ है 5। तो देखिए फलक केंद्रित घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ठीक है, क्योंकि ये एफसीसी है। सेकंड देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सब इंपॉर्टेंट है। टाइम निकाल कर लास्ट तक वीडियो को जो देख लेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों ही प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट एंड साटकी डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। ठीक है, मतलब दोनों का वो एग्जाम्पल है। फर्स्ट है NaCl, सेकंड है KCl, थर्ड है CHCl, फोर्थ है AgBr। तो AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें साटकी डिफेक्ट भी पाया जाता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी पाया जाता है। इसमें NaCl है सोडियम क्लोराइड, KCl है पोटेशियम क्लोराइड, CHCl है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, और AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड। तीसरा देखिए ग्रेफाइट है, हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ग्रेफाइट है, बताइए ग्रेफाइट कौन सा ठोस है, यानी कि किस ठोस का ये उदाहरण है। ठीक है, फर्स्ट है आयनिक ठोस, सेकंड है धात्विक ठोस, थर्ड है सहसंयोजी ठोस, फोर्थ है आणविक ठोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सहसंयोजी ठोस। देखिए ग्रेफाइट जो होता है ये एक सहसंयोजी ठोस होता है। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड आपने नाम सुना होगा, जिसका एग्जांपल हीरा एंड ग्रेफाइट होता है। ठीक है, फोर्थ देखिए एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं उनमें कौन सी व्यवस्था पाई जाती है ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट है दीर्घ परासकोटि, सेकंड है लघु परासकोटि, थर्ड है अनिश्चित व्यवस्था, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासकोटि व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इनमें जो अवयवी कण हैं वो दीर्घ परास व्यवस्था में होते हैं। ऐसे आपसे पूछा था कि अक्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो किस व्यवस्था में होंगे, तो वो लघु परासकोटि। ठीक है, क्रिस्टलीय में दीर्घ और अक्रिस्टलीय में लघु। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5 नंबर, ये हमारे विलयन चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि 4 चैप्टर हमने पढ़ा अपने फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से। ठीक है, ठोस अवस्था। अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं, क्योंकि 70 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, 70 पढ़ने के बाद आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज होगा। अब मोल प्रभाज आपको निकालना है, यानी कि 90 ग्राम जल में
1.8 यानी कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य होगा। अब ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य निकालना तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ग्लूकोज के मोलों की संख्या अपान ग्लूकोज के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, यानी कि जिसका मोल प्रभाज्य निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखनी है, बाकी नीचे दोनों के मोलों की संख्या लिखनी है। तो दोनों का भाग दे देना। देखिए फर्स्ट है 0.19, सेकंड है 0.019, थर्ड है 0.0019, फोर्थ है 0.00019। तो इसका राइट आंसर होगा 0.0019। ठीक है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य 0.0019 होगा। बस हो गया, सिंपल था। ठीक है, इसको फॉर्मूले पर रख देंगे, लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल की मोलरता होती है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, यानी कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। मोलरता निकालना भी मैंने आपको बताया, विलयन की मोलरता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। बस हो गया। ठीक है, फर्स्ट है 50.556, सेकंड है 5.556, थर्ड है 0.18, फोर्थ है 0.019। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 55.56। देखिए शुद्ध जल की मोलरता 55.56 होती है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, इनमें से कौन सा है जो अणुसंख्य गुणधर्म है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट है श्यानता, सेकंड है परासरण दाब, थर्ड है प्रकाशिक घूर्णन, ठीक है, और फोर्थ है पृष्ठ तनाव। तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, परासरण दाब। देखिए परासरण दाब जो होता है ये अणुसंख्य गुणधर्म होता है, बाकी तीनों नहीं है। ठीक है, 8 नंबर देखिए, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की गणना की जा सकती है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जिसकी सहायता से हम केबी निकाल सकते हैं। केबी इक्वल टू फर्स्ट है कैपिटल एम इंटू टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, सेकंड है 1000 इंटू डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल डब्ल्यू। थर्ड है 1000 कैपिटल डब्ल्यू अपान एम इंटू डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, केबी इक्वल टू एम इंटू टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यहां पर m क्या है, विलेय का अणुभार, कैपिटल W है विलायक का अणुभार, सॉरी विलायक का भार, स्मॉल w है विलायक का विलेय का भार। ठीक है, TB है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक नहीं, ये क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, TB आपका KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, इसमें से कौन सा विलयन है जिसका हिमांक न्यूनतम है, यानी कि मिनिमम है। फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, सेकंड है सोडियम क्लोराइड, थर्ड है ग्लूकोज, फोर्थ है यूरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोटेशियम सल्फेट, जो K2SO4 होता है। पोटेशियम सल्फेट ये क्या होता है, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। इन चारों में से, मतलब कंपैरिजन टू दिस 4, इन चारों में से जो पोटेशियम सल्फेट है इसका हिमांक सबसे कम होगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए क्या है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। फर्स्ट है Cu, सेकंड है Ag, थर्ड है Al, फोर्थ है Pt। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड Al। जो एल्यूमिनियम है ये एक ऐसा मेटल है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 11 नंबर देखिए, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह है। इसमें से कौन सा मेटल है, कौन सा धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 यानी कि हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, फर्स्ट है Zn, सेकंड है Cu, थर्ड है Mg, फोर्थ है Al। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड Cu। देखिए जो कॉपर धातु है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक, इसको इस्तेमाल कर दीजिएगा Cu। ठीक, 12 नंबर देखिए हमारे थर्ड चैप्टर से है। देखिए जो हमने 10 और 11 नंबर क्वेश्चन बताया ये भी तीसरे चैप्टर से, ये विद्युत रसायन। 12 नंबर भी उसी से है। देखिए अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, यानी कि जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ कौन से होंगे, जिनकी चालकता अच्छी हो। ठीक है, कंडक्टेंस। फर्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट्य, सेकंड है प्रबल विद्युत अपघट्य, थर्ड है विद्युत अपघट्य, फोर्थ है उत्प्रेरक। तो देखिए जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं ये अच्छे चालकत्व वाले विलयन होते हैं, इनकी चालकता अच्छी होती है। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होगा। फर्स्ट है सेंटीमीटर की पावर -2 ओम इनवर्स, सेकंड है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स, थर्ड है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, फोर्थ है सेंटीमीटर की पावर -2 ओम। तो इसका सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स होगा, या इसे ही हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक, ये आपका हो जाएगा इसमें। ठीक, इस वो ये फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आता रहता है निरंतर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 नंबर है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता।
यानी कि अगर आप तनुता बढ़ाएंगे, कोई विद्युत अपघट्य है उसको, उसकी तनुता बढ़ाएंगे यानी कि उसको और ज्यादा डायल्यूट करेंगे, ठीक है, और ज्यादा तनु करेंगे, तो उसकी विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो तनुता बढ़ाने पर जो विशिष्ट चालकता है वो हमेशा घटती है, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, ये हमारे चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है, जो फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण क्या होगा? फर्स्ट है k इक्वल टू 2.303 अपान स्मॉल टी log 10, इसको log कर दीजिएगा, log 10 a अपान a माइनस एक्स। सेकंड है k इक्वल टू 4.303 अपान टी log 10 a अपान a माइनस एक्स। थर्ड है k इक्वल टू 2.303 अपान टी स्क्वायर log 10 a अपान a माइनस एक्स। फोर्थ है k इक्वल टू 10 अपान टी log 10 a अपान a माइनस एक्स। तो सबको पता है फर्स्ट वाला सही होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। k इक्वल टू 2.303 अपान टी log a अपान a माइनस एक्स, जहां t है समय, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, a माइनस एक्स है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। 16 नंबर देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध है, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में क्या संबंध होता है, ठीक है। फर्स्ट है k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, सेकंड है टी हाफ इक्वल टू k अपान 0.6932, थर्ड है टी हाफ इक्वल टू 0.6932 इंटू k, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, k इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, जो कि इसी चैप्टर से होगा। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इससे बहुविकल्पीय प्रश्न ले लीजिए, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न ले लीजिए, इस चैप्टर से आते हैं। न्यूमेरिकल्स तो सबसे ज्यादा, ठीक है। 17 देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, सभी को पता है। फर्स्ट है लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और फोर्थ है मोल सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक। समझ में आया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अगर प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए पूछा जाए तो शून्य सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है, बाकी हटा दिया जाएगा। 18 नंबर देखिए, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है बढ़ेगा, सेकंड है घटेगा, थर्ड है अपरिवर्तित, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेग स्थिरांक बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे वेग स्थिरांक कम होगा, ठीक है। 19 नंबर देखिए, किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी कि किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक समान होता है, दोनों सेम रहेंगे। फर्स्ट है शून्य, सेकंड है प्रथम, थर्ड है द्वितीय, फोर्थ है तृतीय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शून्य। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक का मात्रक समान होता है। देखिए, अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, इसको अभी मैंने बताया था आपको। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, बताइए जल्दी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, जब मैं शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताया था मैंने, ठीक है। फर्स्ट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड है सेकंड इनवर्स, थर्ड है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, फोर्थ है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड। तो सेकंड इनवर्स होगा, ये यस है, सेकंड, ठीक है, एस से डिनोट कर दिया गया है। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होगा, बस हो गया, ठीक है। 21 देखिए, झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, यानी कि जो झाग होता है या फेन होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप निरमा ले लीजिए, उसको पानी में घोल दीजिए तो झाग वो आ जाता है, ठीक है, फेन। तो वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? फर्स्ट है गैस में द्रव, सेकंड है द्रव में गैस, थर्ड है द्रव्य में द्रव, और फोर्थ है गैस में ठोस। तो द्रव में गैस है, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्रव में गैस, ठीक है। तो झाग या फेन जो है ये किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? द्रव में गैस, ठीक है, यानी कि द्रव है उसमें गैस है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण, मतलब कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? फर्स्ट है गैस में द्रव परक्षिप्त, सेकंड है गैस में गैस परक्षिप्त, थर्ड है गैस में ठोस परक्षिप्त, फोर्थ है द्रव में ठोस परक्षिप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैस में द्रव परक्षिप्त। देखिए, जो कोहरा होता है, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो गैस की तरह लगेगा, मतलब परक्षिप्त का मतलब जो छिपा हुआ है, जैसे द्रव इसमें परक्षिप्त है। जैसे आप कोहरे को देखेंगे तो लगेगा अरे कितना ज्यादा धुआं की तरह, मतलब एक बहुत ज्यादा छाया रहता है, ठीक है। तो वो आपको एक
गैस की तरह लगेगा, बट उसमें द्रव रहते हैं, द्रव के छोटे छोटे कण रहते हैं। जब आप गाड़ी चलाएंगे या फिर कोई भी चीज साइकिल चलाएंगे तो आपके जो बाल होते हैं वो भीग जाते हैं कोहरे में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो द्रव होता है, द्रव की बूंदें होती हैं, वो उसमें परक्षिप्त रहते हैं, छिपी रहती हैं, और गैस में दिखाई देता है कि हाँ बहुत ज्यादा कोहरा है यार, घना सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23 नंबर, निम्न में द्रव विरोधी कोलाइड है, इसमें से कौन सा द्रव विरोधी कोलाइड है? फर्स्ट है गोंद, सेकंड है स्टैनिक ऑक्साइड, थर्ड है जिलेटिन, फोर्थ है स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टैनिक ऑक्साइड। जो स्टैनिक ऑक्साइड है ये एक द्रव विरोधी कोलाइड है। 24, जब वायु परिक्षेपण माध्यम हो तो बना हुआ सॉल क्या कहलाएगा? वायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर, तो ये कहलाएगा एरोसॉल। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। एयर का मतलब वायु और एरोसॉल कहलाएगा। जब वायु परिक्षेपण माध्यम होगा तो बना हुआ सॉल एरोसॉल कहलाएगा। जब एल्कोहल होगा तो एल्कोसॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट 25, औषधियां किस अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, यानी कि जो हम मेडिसिन लेते हैं वो किस अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावी होंगी? फर्स्ट है कोलाइड, सेकंड है ठोस, थर्ड है विलयन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो कोलाइड अवस्था में सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं औषधियां। ठीक है, ठोस अवस्था में अगर आप लेंगे उसको टेबलेट की तरह तो थोड़ा देर में वो काम करेगा, लेकिन कोलाइडी अवस्था में अगर आप उसको लेंगे तो बहुत जल्दी वो अपना इफेक्ट दिखाने लगेगा, अपना प्रभाव वो दिखाने लगेगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं, यानी कि कोलाइड को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? फर्स्ट है व्यक्तिकरण, सेकंड है स्कंदन, थर्ड है अपोहन, फोर्थ है ब्रेडिंग की आर्क विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपोहन। देखिए कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि को हम अपोहन कहते हैं, तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 27 देखिए, पर्पल ऑफ कासियस है, पर्पल ऑफ कासियस क्या है इन चारों में से? फर्स्ट है AH2S3 सॉल, सेकंड है AU सॉल, थर्ड है सल्फर सॉल, फोर्थ है FeOH का होल थ्राइस सॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, AU सॉल। जो AU सॉल होता है इसी को हम पर्पल ऑफ कासियस बोलते हैं। ठीक है, 28 देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थाई है, इनमें से सबसे ज्यादा अस्थाई यौगिक कौन सा है? फर्स्ट है ASS3, सेकंड है SbS3, पी ब्लॉक के तत्व का चैप्टर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, थर्ड है PS3, फोर्थ है NH3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, NH3। जो अमोनिया है ये सबसे ज्यादा अस्थाई है इन चारों कंपाउंड में से। 29 देखिए, प्रबल विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है, इन चारों में से कौन सा हाइड्रोजन है जो प्रबल विद्युत ऋणात्मक है? हाइड्रोजन के तत्व को जानते ही होंगे, एक्स, हाइड्रोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ये हो गया, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन कौन सा होगा? तो वो सिंपल सा है, F2 होगा। ठीक है, ये लीजिए F2 फ्लोरीन। ठीक, 30 देखिए, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है, इनमें से कौन सा ऑक्सी अम्ल है जो क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है? फर्स्ट है HClO2, सेकंड है HClO4, थर्ड है HClO, फोर्थ है HClO3। तो HClO4 जो है ये क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे इसी चैप्टर से पी ब्लॉक के। देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, यानी कि इन चारों में से कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाई जाती है? फर्स्ट है हीलियम, सेकंड है नियान, थर्ड है ऑर्गन, फोर्थ है क्रिप्टॉन। तो आर्गन जो है इन चारों में से वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। 30 तो देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम है He, इसका मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स फर्स्ट है वायु, सेकंड है मोनोजाइट रेत, थर्ड है रेडियम, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट रेत होता है, सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 33 देखिए, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक कौन सा है इन चारों में से जो अनुचुंबकीय? फर्स्ट है CuCl, सेकंड है AgNO3, थर्ड है FeSO4, फोर्थ है ZnCl2। तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। जो ZnCl2 है ये एक अनुचुंबकीय यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, FeSO4 जो होगा ये एक अनुचुंबकीय यौगिक है, ZnCl2 नहीं है। ठीक है, ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा, मिस्टेक था यहाँ पर। 34 नंबर देखिए, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, अभी तो यौगिक की बात की गई थी, अब कहा जा रहा है कि निम्न में से अनुचुंबकीय आयन कौन सा है? फर्स्ट है Zn2+, सेकंड है Ni2+, थर्ड है Cu+, फोर्थ है Ag+। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, 34 का जो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। ठीक है, Ni2+। ठीक है, ये एक अनुचुंबकीय आयन है। क्वेश्चन था निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, तो इसमें से जो Ni2+ होगा ये एक अनुचुंबकीय आयन
होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। यानी कि रंगीन आयनों का निर्माण कब संभव होगा, जब उसमें क्या विद्यमान होंगे। फर्स्ट है युग्मित इलेक्ट्रॉन, सेकंड है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, थर्ड है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तभी यौगिक, तभी रंगीन आयनों का निर्माण होगा। ठीक है, तो 35 का सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 36 नंबर देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से रंगहीन आयन है, यानी कि इन चारों में से कौन सा आयन है जो रंगहीन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है Cu+, सेकंड है Cu2+, थर्ड है Na2+, फोर्थ है Fe3+। तो ये Cu+ जो है ये एक रंगहीन आयन होता है, तो Cu+ ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 37 नंबर देखिए, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व है जो लैंथेनाइड तत्व है। देखिए लैंथेनाइड की एक श्रेणी होती है। फर्स्ट है Ra, सेकंड है Ce, थर्ड है Ac, फोर्थ है Zr। तो Ce जो है ये एक लैंथेनाइड तत्व होता है। 38 नंबर देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा आयन है जो उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता। फर्स्ट है Na+, सेकंड है Cr+, थर्ड है CO+2 और फोर्थ है Cr3+। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट Na+। Na+ जो है ये रंगहीन, ये उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता। और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर चैप्टर से है, उपसह संयोजन यौगिक से। ठीक है, 39 नंबर देखिए, कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता। इसमें से कौन सा धनायन है जो अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता है। ठीक है, फर्स्ट है Ag+, सेकंड है Al3+, थर्ड है Cd+, फोर्थ है Cu2+। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड Al2+। ठीक है, सॉरी Al3+। तो इनमें से जो Al3+ है ये अमोनिया के साथ एमीन संकुल नहीं बनाता। 40 नंबर देखिए, हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। देखिए अब हम आ चुके हैं अपना जो हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन चैप्टर, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ चुके हैं हम। ठीक है, 9 नंबर चैप्टर देखिए, हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। फर्स्ट है मेथेन, सेकंड है एथेन, थर्ड है प्रोपेन, फोर्थ है बेंजीन। तो मेथेन क्या है, क्योंकि देखिए जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं CHCl3। ठीक है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, इसी को हम हाइलोफॉर्म बोलते हैं। हाइलो का मतलब हाइलोजन, कोई भी हाइलोजन ले लीजिए, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म लिया तो इसमें Cl ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये एक कार्बन है तो मेथेन ही तो होगा, तो इसका ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न किसके है, मेथेन के। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 41 नंबर। निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6+ Cl2 ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जा रही है, तो इसमें उत्पाद क्या होगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। फर्स्ट है C6H5Cl, सेकंड है OC6H4Cl2, थर्ड है C6H6Cl6 और फोर्थ है PC6H4Cl2। तो इसका राइट आंसर होगा C6H6Cl6, यानी कि जो ये रिएक्शन है C6H6+Cl2, इसमें जो प्रोडक्ट हमारा होगा वो C6H6Cl6 होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जिसका उपयोग हम प्रशीतक के रूप में भी करते हैं। फर्स्ट है CCl4, सेकंड है CH2F2, थर्ड है CF2Cl2, फोर्थ है CF4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड CF2Cl2। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज हम प्रशीतक के रूप में करते हैं इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। यानी कि अगर हमारा जो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 ये अगर वायु के द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो तो ये क्या बना लेगा, ये बनाता है फास्जीन। ठीक है, और फास्जीन जो है ये बहुत विषैली गैस है, मतलब ये एक विषैली गैस है। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए, जैसे ये भी जानना जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला होता है COCl2, ये फास्जीन है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बनाता है जो एक विषैली गैस है। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में या कुछ एथिल अल्कोहल की बूंदें मिलाकर रखते हैं ताकि वो वायु के और प्रकाश के संपर्क में ना आ सके, नहीं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, 44 देखिए, फास्जीन है, अभी मैंने बताया फास्जीन कौन सा है इसमें से, तो COCl2 एक फास्जीन गैस है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, 45 देखिए, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है जो हमारा CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, इसका यूज कहां करते हैं हम। फर्स्ट है एक कीटनाशक के रूप में, सेकंड है एक फफूंदी नाशक के रूप में, थर्ड है औद्योगिक विलायक के रूप में, फोर्थ है अवशोषक के रूप में। तो मेनली जितने ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं उनका यूज हम औद्योगिक विलायक के रूप में करते हैं, यानी कि औद्योगिक विलायक के रूप में हम इनका यूज ज्यादातर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
जिनका यूज हम औद्योगिक विलायक के रूप में ही करते हैं। ठीक है, ये उपयोग आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्या है हमारा, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। यानी कि अगर मान लीजिए आपको ग्लूकोज को, ठीक है, C6H12O6 को अगर हमें एथिल अल्कोहल में बदलना है C2H5OH, तो कौन सा एंजाइम हमें यूज करना होगा? फर्स्ट है इन्वर्टेज, सेकंड है जाइमेज, थर्ड है डायस्टेज, फोर्थ है ए सभी। तो देखिए अगर आपको ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो जाइमेज एंजाइम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। 47, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है। यानी कि जो परिशोधित स्पिरिट होता है उसमें कितने परसेंट अल्कोहल होता है? फर्स्ट है 100%, सेकंड है 95.5%, थर्ड है 75%, फोर्थ है 5.6%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 95.5%। जो परिशोधित स्पिरिट होता है इसमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो लगभग 95.5% होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 48, ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। बताइए ल्यूकास अभिकर्मक से हम क्या पहचानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। नीचे देखिए ये है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ल्यूकास अभिकर्मक है। ठीक है, तो ये आपका ल्यूकास अभिकर्मक होता है फर्स्ट वाला, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसी को हम ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे इसको याद करेंगे, जैसे इसमें दो आ जाता है, एक तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 दे दिया गया, एक सांद्र, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, देखिए ल्यूकास के लास्ट में सा आता है और सांद्र के स्टार्टिंग में सा आता है। देखिए तनु में तो ता आ गया, लेकिन ल्यूकास में स्टार्टिंग में इसके लास्ट में सा है, इसके स्टार्टिंग में, तो समझ जाइए सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 लेंगे। लेकिन ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से हम किसको पहचानते हैं? फर्स्ट है नाइट्रोएल्केन, सेकंड है एल्कीन, थर्ड है अल्कोहल, फोर्थ है एल्किलेमिन। तो हम अल्कोहल को पहचानते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से हम अल्कोहल्स की पहचान करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में विभेद करते हैं कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो ये आपका 48 हो जाएगा। 49 मैंने ऑलरेडी बता दिया। 50 नंबर देखिए, फार्मेलिन जलीय विलयन है। फार्मेलिन जो है ये किसका जलीय विलयन है? किसके जलीय विलयन को हम फार्मेलिन के नाम से जानते हैं? फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड है फॉर्मिकम, थर्ड है फ्लोरोसिन, फोर्थ है एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को हम फॉर्मेलिन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है। यानी कि अगर आप एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट है मेथिल एसीटेट, सेकंड है एथिल एसीटेट, थर्ड है मेथेन, फोर्थ है एथिलेमिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेथिल एसीटेट। अगर आप एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराएंगे तो मेथिल एसीटेट बनेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके ही जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52, निम्न में कौन फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, सेकंड है एसिटिक अम्ल, थर्ड है फॉर्मेल्डिहाइड, फोर्थ है एसिटल्डिहाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो होता है ये फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, तो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे देखिए ये आपका एल्डिहाइड चैप्टर का क्वेश्चन है, 11 नंबर चैप्टर। 53 देखिए, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा प्राप्त होता है। देखिए रोजेनमुंड अपचयन आपने रिएक्शन सुना होगा, लेकिन इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है, इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं? फर्स्ट है एल्डिहाइड, सेकंड है ईथर, थर्ड है कार्बोक्सिलिक अम्ल, फोर्थ है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्डिहाइड। देखिए रोजेनमुंड अपचयन के द्वारा हम एल्डिहाइड बनाते हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। 54, जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है। यानी कि अगर आप बेंजेमाइड का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट है बेंजल्डिहाइड, सेकंड है बेंजोइक अम्ल, थर्ड है एथिल बेंजोएट और फोर्थ है एथेनॉल अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा 54 का। ठीक, यानी कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड जो है ये बेंजोइक अम्ल बनाता है। 55 नंबर देखिए, नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट है C6H5NH2, सेकंड है C6H5NHOH, थर्ड है एजोबेंजीन, फोर्थ है p-एमिनोफिनॉल। तो ये बनेगा C6H5NHOH। अगर आप नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराते हैं तो C6H5NHOH बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखिए,
नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर अंतिम उत्पाद बनता है। यानी कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन का, अभी क्वेश्चन था कि नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो हमारा बना था C6H5NaOH, लेकिन नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराने पर क्या बनेगा अंतिम उत्पाद। फर्स्ट है एनिलीन, सेकंड है फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन, थर्ड है पी एमिनोफिनॉल और फोर्थ है एजोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनिलीन, ठीक है। यानी कि एनिलीन बनेगा अगर आप नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका एनिलीन बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 57 नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, देखिए नाइट्रोबेंजीन को एक और नाम से हम जानते हैं, वो क्या है। फर्स्ट है कशीस का तेल, सेकंड है मिर्वेन का तेल, थर्ड है सिनेमिकम ऑयल और फोर्थ है विंटर ग्रीन का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड मिर्वेन का तेल। देखिए नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्वेन का तेल भी बोलते हैं, ठीक है। 58 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एमिनो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। इसमें से कौन सा एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता। कार्बिल एमीन रिएक्शन में पहले ही बता चुका हूं, नेम रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट है CH3CH2NH2, सेकंड है CH3NH2, थर्ड है CH3NH3, फोर्थ है C6H5NH2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड CH3NH3, ठीक है। ये एक ऐसा एमीन है जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। 59 अमीनो का जलीय विलयन होता है। अमीनो का जलीय विलयन जो होगा वो किस प्रकार का होगा। फर्स्ट है अम्लीय, सेकंड है क्षारीय, थर्ड है उभयधर्मी, फोर्थ है उदासीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड उभयधर्मी। देखिए एमिनो का जो जलीय विलयन होता है वो उभयधर्मी होता है। 60 नंबर कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है साइनाइड, सेकंड है आइसोसाइनाइड, थर्ड है साइनेट, फोर्थ है आइसोसाइनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आइसोसाइनाइड। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्या है। इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी कि अगर आप इन्यूलिन का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, फोर्थ है लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रक्टोज, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे लास्ट के जो क्वेश्चन है तो वो लास्ट के ही चैप्टर से होंगे, ठीक है। तो ये आपका 61 का जो है सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा फ्रक्टोज। 62 देखिए वो कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में नहीं पचता वो कौन सा है। यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताइए जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता, यानी कि उसको अगर हम लोग खाएं तो वो उसका डाइजेशन नहीं होगा, वो पचेगा नहीं। फर्स्ट है स्टार्च, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सेलुलोज। देखिए जो चारा होता है जैसे जो गाय भैंस खाती है, ठीक है, अगर वो हम लोग खाएंगे क्योंकि वो सेलुलोज के अंतर्गत आता है तो वो हमारे पाचन तंत्र में पचेगा नहीं, ठीक है, डायरेक्टली वैसे ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 निम्न में कौन सा यौगिक बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता। इनमें से कौन सा यौगिक है जो बाईयूरेट परीक्षण नहीं देता, बाईयूरेट टेस्ट। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है पॉलीपेप्टाइड, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बाईयूरेट परीक्षण नहीं देते। 64 शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में कुछ आरक्षित रहता है, कुछ रहता है, ठीक है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए हम 10-5 रोज खाना ना खाएं तो क्या होगा कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में एक होता है, उसका नाम बताना अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, जो काम जिससे काम हो जाएगा, ठीक है, नहीं खाएंगे तो भी हो जाएगा। फर्स्ट है सुक्रोज, सेकंड है स्टार्च, सुक्रोज कर दीजिएगा, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है फ्रक्टोज। तो जो ग्लाइकोजन होता है ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में आरक्षित रहता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए हम खाना कुछ दिन ना खाएं तो ये एडजस्ट कर लेता है, ठीक। 65 कैल्सीफेरॉल कहलाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का केमिकल नेम है। फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन सी, फोर्थ है विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। 66 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम। तो आपसे पूछा रहा ये है क्या, जैसे विटामिन का रासायनिक नाम नहीं पूछा जा रहा है, आखिर ये क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है। तो ये विटामिन है क्योंकि विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, रासायनिक नाम, तो विटामिन ही होगा। 67 नंबर डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता। इनमें से कौन सा क्षारक है जो डीएनए में नहीं पाया जाता। फर्स्ट है थाइमिन, सेकंड है साइटोसिन, फोर्थ है एडेनिन और थर्ड है यूरेसिल। यूरेसिल नहीं पाया जाता। देखिए डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है, ठीक है, समझ में आया। 68 एस्कॉर्बिक अम्ल नाम है, मैंने बताया विटामिन सी का, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 69 देखिए निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है।
इसमें से कौन सा है जो मोनोसैकेराइड है? फर्स्ट लैक्टोज, सेकंड है स्टार्च, थर्ड है माल्टोज, फोर्थ है फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है ये मोनोसैकेराइड है। 70 नंबर देखिए, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? जो ग्लूकोज होता है इसमें कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं? फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 3, फोर्थ है 4। तो इसका राइट आंसर भी होगा फोर्थ, 4। ठीक है, यानी ग्लूकोज में 4 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको टोटल पूरे केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर से, चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक 70 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको मैंने बता दिया। इन 70 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव और एज अति लघुत्तरीय प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये मैराथन क्लास यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।